नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। वर्ष 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में पेश। अगले साल सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 11% रहने का अनुमान। लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था प्रभावित, लेकिन मृत्यु दर में कमी। मई में होंगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की बैठक में प्रस्ताव। जून में घोषित हो जाएंगे परीक्षा परिणाम। देहरादून स्मार्ट सिटी का पोर्टल सदैव दून लॉन्च। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, दून स्मार्ट सिटी होगी देश भर में मिसाल। बढ़ती आबादी के अनुकूल होगी स्मार्ट सिटी। और एम्स ऋषिकेश में बिना सर्जरी के होगा गुर्दे की पथरी का इलाज। एडवांस्ड यूरोलॉजी सेंटर में पहली अत्याधुनिक मशीन स्थापित। आयुष्मान योजना में मिलेगी इलाज की सुविधा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि हमारा संविधान हमें जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, वहीं ये अपने नागरिकों से अपेक्षा भी करता है कि वे कायदे कानूनों का निष्ठा से पालन करें। उन्होंने संसद के बजट सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए हाल ही में राष्ट्रध्वज के अपमान और गणतंत्र दिवस के अनादर को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि संसद के पिछले सत्र में पारित कृषि संबंधी तीनों कानूनों का उद्देश्य देश के किसानों को और अधिकार और शक्तियां हासिल करने में मदद करना है। श्री कोविंद ने यह भी कहा कि इन कानूनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों से 10 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इन कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा रखी है और केंद्र सरकार अदालत के फैसले का सम्मान करेगी। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। वर्ष 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 11% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसमें सरकारी खर्च में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था की विकास दर में सुधार होने का संकेत दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 प्रस्तुत किया। सर्वेक्षण में कहा गया है कि निर्यात और सरकारी उपभोग में बढ़ोतरी होने से अर्थव्यवस्था में गिरावट का सिलसिला थामने में मदद मिलेगी। इसमें यह भी बताया गया कि चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.7% रहने का अनुमान है। इसमें बताया गया है कि अगले वित्त वर्ष में विकास दर के 15.4% के स्तर तक पहुंचने का मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया है। India is witnessing a V-shaped economic recovery. This is a testimony to the resilience and the intrinsic strength of the Indian economy. Early intense lockdown, India recognized, not only saves more human lives, but also enables a quicker, better economic recovery. India avoided about 37 lakh cases, according to the survey's estimation, and about 1 lakh deaths through the strategy that it adopted. आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि लॉकडाउन से भले ही अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई हो, लेकिन कोरोना से मृत्यु दर कम हुई है। जिन राज्यों में कोरोना गाइडलाइन के पालन में कोताही हुई, वहां कोरोना से अधिक जानें गईं। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मई माह में आयोजित होने की संभावना है। बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम जून माह में घोषित किया जाएगा। ये प्रस्ताव आज रामनगर में आयोजित उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद समिति की बैठक में लाया गया। कोरोना के कारण परीक्षाएं लंबित हुई हैं। बैठक में कहा गया कि अप्रैल माह तक प्रैक्टिकल परीक्षाएं पूरी करा ली जाएं। समिति ने समय पर रिजल्ट घोषित करने पर विचार किया ताकि छात्र छात्राएं अगली कक्षाओं में प्रवेश ले सकें। ये प्रस्ताव सरकार के सम्मुख लाया जाएगा। इसके बाद ही परीक्षा की तिथियां घोषित होंगी। यथा समय
अप्रैल लास्ट तक हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को पूरा कर लें और मई के महीने में हम अपना जो लिखित परीक्षाएं हैं उनको आयोजित करके जून के महीने में मूल्यांकन करवा करके और रिजल्ट घोषित कर सकें, ताकि हमारे बच्चे टाइम से एडमिशन ले सकें। इसका अभी प्रस्ताव परीक्षा समिति के सम्मुख हम रख रहे हैं। फिर प्रस्ताव रखने के बाद हम गवर्नमेंट को इस बारे में सूचित करेंगे। तत्पश्चात हम तिथियां निर्धारित करेंगे। स्मार्ट सिटी कंपनी की मेगा परियोजना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सदैव दून की सेवाएं शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सदैव दून पोर्टल को लॉन्च किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास देहरादून को देश में मिसाल के तौर पर विकसित करना है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ रहे वाहनों के दबाव और आबादी को देखते हुए स्मार्ट सिटी के तहत व्यवस्थाएं बनानी बेहद जरूरी हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक नियंत्रण को पुलिस, बिजली की लाइनों के लिए ऊर्जा निगम, पेयजल व्यवस्था के लिए जल संस्थान को कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। इससे तमाम जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने का काम, कुछ को कंट्रोल करने का काम, नियंत्रित करने का काम, और जो मानव हस्तक्षेप है उसको वो कम होगा। बागेश्वर जिले के मंडल सेरा निवासी ईशा धामी ने राष्ट्रीय कला उत्सव में एकल लोक गायन प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। विजेता के रूप में उन्हें शिक्षा मंत्रालय की ओर से 25,000 रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और शील्ड दी जाएगी। ऑनलाइन माध्यम से हुई प्रतियोगिता में उनके गाए शकुनाखर गीत को निर्णायकों द्वारा सर्वाधिक अंक मिले। इस उपलब्धि पर ईशा काफी खुश हैं। राष्ट्रीय कला उत्सव 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को और विद्यालय परिवार को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। शकुनाखर शादी, विवाह, जनेऊ, नामकरण सहित अन्य शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले पारंपरिक गीत हैं। पूजा से पूर्व पारंपरिक शकुनाखर के माध्यम से देवताओं और पितरों को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसलिए उत्तराखंड में शकुनाखर का बड़ा महत्व है। ईशा का कहना है कि हमें पाश्चात्य संगीत के साथ पारंपरिक संगीत को भी महत्व देना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर को ना अपनाएं, बल्कि अपने पारंपरिक लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, क्योंकि उस संगीत में ही वास्तविकता है, और उस संगीत के पीछे ना भागे जो आपको अपने रास्ते से भटकाता है। और संगीत की सबसे अच्छी विशेषता जो मुझे लगी, मैं एज अ मेडिटेशन भी उसे लेती हूँ। इससे पहले ईशा ने सारेगामापा लिटिल चैम्प्स, दून आइडल और बागेश्वर टैलेंट शो में भी प्रतिभाग किया है। कला उत्सव में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाली ईशा धामी प्रदेश की पहली प्रतिभागी बन गई हैं। एम्स ऋषिकेश में अब बिना सर्जरी के भी गुर्दे की पथरी का इलाज हो सकेगा। इसके लिए संस्थान में अत्याधुनिक मशीन पहली बार लाई गई है। खास बात यह है कि पथरी का ये इलाज आयुष्मान भारत योजना में शामिल है। एम्स ऋषिकेश के एडवांस्ड यूरोलॉजी सेंटर में रविवार को छोड़कर अन्य सभी दिनों में सेवाएं उपलब्ध होंगी। एम्स निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत ने बताया कि अब मरीज को बेहोश किए बिना या चीरा लगाए बिना गुर्दे की पथरी के इलाज की सुविधा शुरू कर दी गई है। बहुत बड़ी सुविधा है कि बिना किसी चीर फाड़ के गुर्दे की पथरी टूट सकती है, बशर्ते वो एक सर्टेन पैरामीटर के अंदर। दूसरी सुविधा यह है कि अगर हमें कहीं पर किडनी में या किसी जगह पर निडल डालनी है तो एक गाइडेड हम टेक्निक से उसको कर सकें, उसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेंस मिले, इमेज गाइडेंस मिले, वो सुविधा है। यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अंकुर मित्तल ने कहा कि इलाज के लिए मरीज को केवल एक दिन के लिए अस्पताल आना होगा। इलाज के दिन ही मरीज को छुट्टी दे दी जाएगी। एडवांस्ड यूरोलॉजी सेंटर में डायनेमिक मशीनों से जांच प्रक्रियाएं बहुत आसान हो गई हैं। ये इंडिया में पहली बार एम्स ऋषिकेश में इंस्टॉल हो रहा है, जिसमें जो यंग पेशेंट्स हैं, पेशाब की दिक्कत के साथ आते हैं, उन सबके अंदर बीमारी एग्जैक्टली है क्या उसको पता किया जा सकता है। वो सबके सामने पेशाब नहीं कर सकते तो हम उनको एम्बुलेटरी और डायनेमिक्स मशीन लगाकर प्राइवेसी दे सकते हैं। बिना चीरे के इस समय ऋषिकेश स्टोन ट्रीटमेंट के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है।
ESWL के एडिशन के बाद अब कोई भी ट्रीटमेंट उपलब्ध ऐसा नहीं है जो एम ऋषिकेश डिपार्टमेंट यूरोलॉजी के अंदर पथरी रिलेटेड कहीं की भी पथरी हो, चाहे वो किडनी की हो, पेशाब यूरेटर की हो, ब्लैडर की हो, सब ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल तहसील का भरतपुर गांव पलायन के कारण लगभग खाली हो चुका था, लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये गांव अब आबाद होने लगा है। लगभग 2.5 साल बाद कोरोना काल में जो ग्रामीण वापस लौटे वो अब बंजर खेतों को आबाद कर रहे हैं और स्वरोजगार अपना रहे हैं। दिल्ली से गांव वापस लौटे प्रवेश चंद्र सुंदरियाल बताते हैं कि लॉकडाउन में उनका काम बंद होने के बाद वे परिवार सहित अपने गाँव लौट आए। धीरे धीरे जो प्लान बढ़ता गया, यहाँ से पहले 1-2 परिवार गए, उसके बाद धीरे धीरे सारे परिवार यहाँ खाली हो गए और एक समय ऐसा है कि बिल्कुल गांव खाली हो गया, शून्य हो गया था। यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य की तो यहाँ पे है ही नहीं, कुछ नहीं। शिक्षा के लिए भी अब यहाँ से अगर छोटे बच्चे हैं कहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे, नौखाल जाएंगे या चौटा खाल जाएंगे, चौट खाल भी बहुत दूर पड़ता है यहाँ से। दिल्ली से लौटे प्रवासी संजय सुंदरियाल कहते हैं कि वे परिवार के साथ दिल्ली में रहते थे, जहां वे गाड़ी चलाने का काम करते थे। गांव लौटने के बाद वर्षों पुरानी बंजर पड़ी खेती को आबाद कर वे स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब ये कोरोना का महामारी जो बिछाई बीमारी, ये में घर आन पड़ी, सब तय आप पते था, सब जगह चलनी चाहिए बीमारी, सब लोग आए गए, घर भी हम भी आए, यही कारण से ये बंजर जो भी होगी चाहिए ये सब चालू करी, थोड़ा बहुत करना लगे और अब गाँव में हम और बहुत बढ़िया अरागने करना सोचना। संजय की मां यशोदा देवी का कहना है कि पहले विकट परिस्थितियों के कारण मजबूरी में उन्होंने गांव छोड़ा था। कोरोना महामारी के कारण दोनों बेटों का रोजगार बंद हो गया, फिर वे परिवार सहित गांव लौटे और जर्जर हो चुके मकान और खेत खलिहान को ठीक किया। आज उन्होंने स्वरोजगार की शुरुआत करते हुए कुछ गायें भी खरीदी हैं। सब लोग चल गया छाया तो हम ही रहे छाया, तामुल बोल भाई हम तो बाग माँ खा लो, तो हम भी दुआ बूढ़ बूढ़े चल गए तो बोला गाँव तो बार कोरोनो तो हम तो भाई बोला डरला कोरोनो की हम गने खुण आई गए और तो अपड़ कूड़ा पुंगड़ा सगड़ा मगड़ा ये गौड़ से पोखड़ा जने बढ़ लू आज में दाल बोल लगाना छुआ प्याज आलू अपन खेत थोड़ा बहुत चल करना छ बोलू अपन पुरानो खेत पाती कक जान हम लोग खुला तो अब बीमार सीन वेगा आई। सरिता देवी का कहना है कि वे अब बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। गांव में कोई स्कूल नहीं है, स्कूल के लिए उन्हें गांव से लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर चौबट्टा खाल जाना होगा। तो बहुत दिक्कत है कि पढ़ाई लिखाई कहाँ से, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे स्कूल भी बहुत दूर हैं। चौबट्टा खाल में यार छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज आने जाने का भी खर्चा है, कौन जाएगा, एक आदमी तो उनके लिए ही चाहिए। फिर भी अकेले में थोड़ा बहुत डर भी रहता कि अकेले लोग हैं, कोई और होता तो थोड़ा साथ हो जाता, लेकिन क्या है कि इसको सरकार से निवेदन है कि इसको ग्राम सभा पे जोर दीजिए। प्रदेश में आज 6,301 स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन किया गया। अब तक 25,818 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं आज प्रदेश में कोरोना के 78 नए मामले सामने आए। अब एक्टिव केसेस की संख्या 1,289 हो गई है। आज कोरोना से कोई मृत्यु नहीं हुई है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए 1 फरवरी से 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे, जिसमें उत्तराखंड पुलिस को और बेहतर बनाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उधम सिंह नगर के किसानों को कोरोना काल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। पिछले रबी सीजन के दौरान 24,040 किसानों ने फसल बीमा कराया था, जिसमें 6,595 किसानों के खातों में क्षतिपूर्ति के तौर पर 5 करोड़ 82 लाख रुपए का लाभ पहुंचा। मुख्य कृषि अधिकारी अभय कुमार सक्सेना ने बताया कि फसल बीमा पूरी तरह से स्वैच्छिक हो चुका है, अतः बीमा कंपनी किसानों के बीच जाए और उन्हें फसल बीमा योजना के बारे में जागरूक करें और फसल बीमा को लेकर व्याप्त भ्रांतियों को दूर करें। तो गत रबी में भी 24,040 किसानों ने इस फसल का बीमा कराया गेहूं की फसल पे, और उसमें 6,595 किसानों को जो है बीमा का क्षतिपूर्ति लाभ प्राप्त हुआ, जिसमें लगभग 5 करोड़ 82 लाख रुपए किसानों को खाते में प्राप्त हुए।
रुद्रपुर स्थित जिला मुख्यालय के विकास भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में लाभान्वित किसानों ने इसे अधिक से अधिक अपनाने की अपील की है। लाभार्थी किसान प्रीत बजाज का कहना है कि उन्होंने फसल का बीमा कराया था। उनकी फसल में हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति कोरोना काल के आर्थिक तंगी के दौर में हुई, जिससे उन्हें काफी सहारा मिला। मैंने फसल बीमा कराया था और उसका मुझे लाभ भी मिला। मेरी फसल खराब हो गई थी और उसका मुझे लाभ मिला है और ये लाभ मुझे कोरोना काल के समय में मिला। जसपुर निवासी संजय चौहान ने बताया कि उनकी गेहूं की फसल बुआई के समय अधिक बारिश होने के कारण खराब हो गई थी, जिसकी प्रतिपूर्ति के रूप में उन्हें लगभग 9,000 रुपए बीमा कंपनी द्वारा दिए गए। गेहूं की फसल जैसे मैंने बोई थी जनवरी में, वो पूरी फसल जो है नष्ट हो गई। उसमें तब मैंने जो ऋण लिया था उस पर मेरा जो है प्रीमियम 1825 रुपया कटा था और मुझे जो है उस प्रीमियम के बदले जो फसल क्षतिपूर्ति मिली है 9,009 रुपया मिला है, जो मेरे लिए काफ़ी लाभदायक हुआ और मुझे जो है मेरे नुकसान की जो है प्रतिपूर्ति हो गई। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ही बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।